हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारा जेके एसएसबी सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर का जो स्पेशलाइजेशन का पोर्शन है, इसके ऑलरेडी हमने 3 यूनिट्स को कंप्लीट किया है और 2-3 दिन पहले हमने हमारा यूनिट 4 को स्टार्ट किया था। क्योंकि थोड़ा बहुत मैं बिजी था इसलिए मैं लेक्चर्स नहीं ले पाया आपके मगर आज से फिर से आपके जो लेक्चर्स है वो कंटिन्यूसली आएंगे और मैंने और एक नए टीचर को अपने साथ जोड़ लिया है जो आपको कल से आपका जो साइंस का पोर्शन है उसको पढ़ाएंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 2 और आज के लेक्चर का टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। जो ये तीनों टॉपिक्स है ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। मैं आपको अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा कि इनमें कनेक्शन क्या, डेफिनेशन क्या है और कैसे होती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग, कौन कौन से फैक्टर्स इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल है। ये सब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखते हो तो आपको और कोई भी लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अंडरस्टैंड होगा सब कुछ इसी लेक्चर के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर बिना टाइम गवाए। जो मैंने अभी आपको बोला, जो ये तीनों टॉपिक्स है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। इट मीन्स ये एक दूसरे के साथ कनेक्शंस रखते हैं सिंपल में अगर हम समझे। और जो ये तीनों जो मुद्दे हैं ग्लोबल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, इससे हमारी जो अर्थ है, प्लैनेट है, हमारी जो अर्थ है और जो हमारे बाद जो जनरेशन आएंगी, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम और उनके लिए ये समस्या बन सकती है, उनके लिए ये प्रॉब्लम कर सकती है। जो ये तीनों इश्यूज है ये हमारे अर्थ के लिए और जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक बनेगी। अब हम समझते हैं कि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है। सिंपल में अगर हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करते हैं तो इसका सिंपल मतलब है कि जब किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जो वहां की पॉपुलेशन है ना, जो वहां के लोग हैं ना, उनका नंबर एकदम से बढ़ जाए, तेजी के साथ ग्रो हो और बहुत ज्यादा ग्रो हो। व्हाट मीन रैपिड इंक्रीज जो यहां पे लिखा है, इट मीन यही मतलब है। जब किसी स्पेसिफिक एरिया में, एग्जांपल की मदद से मैं समझाता हूं, जैसे कश्मीर में अगर एकदम से जो पॉपुलेशन है कश्मीर की वो बढ़ जाए और कंटिन्यूअसली बढ़ती रह जाए तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है ये 20th सेंचुरी में, 20वीं सदी में दुनिया में बहुत ज्यादा हुआ। जो पॉपुलेशन है दुनिया की पॉपुलेशन वो 20वीं सदी में, 20th सेंचुरी में बहुत रैपिडली ग्रो हुई। बहुत रैपिड से वर्ल्ड की पॉपुलेशन ने 20th सेंचुरी में ग्रो किया। सिंपल में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, जब किसी स्पेसिफिक एरिया में वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां के जो लोग हैं, उनका नंबर तेजी से बढ़ जाए। जो ग्लोबल पॉपुलेशन है ये अगर हम 1800 की बात करते हैं, 1800 की बात करते हैं, तो दुनिया की, पूरे दुनिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 1 बिलियन। 1 बिलियन लोग रहते थे पूरे दुनिया में। मगर अगर हम 2020 की बात करते हैं तो अब कितनी है? 7.9 बिलियन 2020 की सर्वे के हिसाब से वर्ल्ड में पॉपुलेशन है। सिंपल में अगर हम समझे तो 1800 से 2020 तक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है? 6.9 बिलियन लोग बड़े हैं। कहां से कहां तक? 1800 से 2020 तक, सिंपल में अगर हम समझे। और जो हमारी यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में मैंने आपको हमारे जो ह्यूमन राइट्स है वहां पे भी समझाया था, और वुमेन राइट्स, चाइल्ड राइट्स जो मैंने लेक्चर्स आपको डिलीवर किए थे वहां पे भी मैंने आपको समझाया था कि यूएनओ क्या है, इनकी इसकी हिस्ट्री क्या है। ये सिंपली हमारे यूएसए में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड को मॉनिटर करती है, वर्ल्ड
वर्ल्ड को देखती है कि कहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको सुधारती है। अगर जो हमारे यूएनओ है इसने एक्सपेक्ट किया है, इन्होंने एक अनुमान लगा है, इन्होंने एक एक्सपेक्टेशन की है कि आने वाले 30 सालों में जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो 2 बिलियन इंक्रीज हो जाएगी। कितने लोग इंक्रीज हो जाएंगे? 2 बिलियन। वर्ड आप खुद भी समझ सकते हो कि जब इतने सारे लोग इस वर्ल्ड में आएंगे तो इनके लिए हमें रिसोर्सेज भी ढूंढने पड़ेंगे, इनको खाना भी देना पड़ेगा, जबकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं हैं। यही हालत हमारे इंडिया में भी है। अगर हम हमारे इंडिया की बात करते हैं तो 1951 से 1981 तक हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। बहुत रैपिडली हमारे इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो हुई, बहुत तेज़ी से हमारे इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो हुई। इसीलिए हम 1951 से जो 1981 तक का जो ये पीरियड है ना, इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसको मैं इसको इम्पोर्टेंट बोलता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है ये आ सकता है एग्जाम में कि कौन कहाँ से कहाँ तक पीरियड को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। वो है 1951 से 1981 तक, क्योंकि इंडिया में भी जब वर्ल्ड ने डेवलपमेंट की तो उसी के साथ साथ इंडिया में भी डेवलपमेंट होने लगी, और जब डेवलपमेंट हुई तो फैसिलिटीज बढ़ने लगी। जब फैसिलिटीज बढ़ेगी, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ेंगी तो लोग कम मरेंगे, जिससे पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी। और इसका काज क्या है जो मैंने अभी आपको बोला, डिक्रीज द मोर्टेलिटी रेट। हमारे जो मरने की तादाद है ना लोगों में वो गिर गई, क्योंकि अब फैसिलिटीज है। पहले माँ के पेटों में ही बच्चे मर जाते थे, वो अच्छे से जो हॉस्पिटल रोड्स नहीं थे, वो अच्छे से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते थे, वक्त पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते थे। मगर जो ही हमारा डेवलपमेंट हुई, हमारे नए नए हॉस्पिटल्स बने, नए नए हमारे मेडिकल कॉलेजेस बने, जिससे हमारे जो लोगों के मरने का तादाद है वो बहुत कम हुआ, जिससे लोग कम मरे। और जब लोग कम मरेंगे और फर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगी, लोग जो नए नए बच्चे ज्यादा पैदा हो जाएंगे, उससे सिंपल में कॉमन सेंस है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी। पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो उसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स भी पड़ेंगे हमारे इस ग्लोब पे, हमारे इस वर्ल्ड पे और हमारे इस इंडिया पे। पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स भी पड़ेंगे। जैसे पॉजिटिव इफेक्ट है कि अगर ये पॉपुलेशन एजुकेटेड हो, वेल स्किल्ड हो, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसा चाइना करता है यूज। मगर अगर ये पॉपुलेशन हमारी अनएजुकेटेड हो, वेल स्किल्ड ना हो, तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे अच्छे से अच्छे तरीके में। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की, कुछ रीजंस की, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करते हैं। किसमें कंट्रीब्यूट करते हैं? जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है हमारे वर्ल्ड में, हमारे दुनिया में, हमारे इंडिया में। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है ये क्यों होता है? कौन से ऐसे वजूहात है जिनकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है? पहला है रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी, जो मैंने अभी बोला, मरने की, जो लोगों के मरने की तादाद है वो जब कम होती है तो उससे भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। सिंपल में, अगर यहाँ पे 2 लोग दिन में मरते हैं मगर 10 पैदा होते हैं तो सिंपली पॉपुलेशन तो बढ़ जाएगी ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा ना। जब 2 ही लोग मरते हैं दिन में मगर 10 पैदा होते हैं तो इट मीन्स पर डे जो हमारा इंक्रीज है वो कितना है? 8 पीपल पर डे इंक्रीज होते हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन में। ये मैंने सिंपल में यहाँ पे समझा है। इंक्रीज बर्थ रेट्स, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, फैसिलिटीज बढ़ी, हॉस्पिटल, नई नई जो बीमारियां थी जिनका इलाज नहीं हो पाता था पहले, अब उनका भी इलाज होता है, जिससे लोग कम मरते हैं और पैदा ज़्यादा होते हैं, जिससे जो हमारा इंक्रीज बर्थ रेट्स है ये भी एक काज बनता है, ये भी एक फैक्टर बनता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का।
तीसरा काज है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या है? जैसे अगर हमारे जो यूएसए में लोग रहते हैं या हमारे जो श्रीलंका में लोग रहते हैं, वो अगर सब लोग इंडिया में आएंगे या उनमें से 50% लोग इंडिया में आएंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा ना। इसी जब हमारे डेवलपमेंट हुई हमारे ग्लोब में, हमारी वर्ल्ड में, तो लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करनी स्टार्ट की। जब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन स्टार्ट की तो उससे क्या हुआ, उससे भी किसी एक स्पेसिफिक एरिया में पॉपुलेशन बढ़ गई। जैसे अगर इंडिया के लोग हैं वो दुबई जाने लगे ज़्यादा, तो दुबई की में क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दुबई में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। जो फोर्थ फैक्टर है दैट इज ओवर पोलाइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या है, हमने हमारे जो रिसोर्सेज है उनको जल्दी जल्दी से खत्म करने लगे, बहुत तेजी के साथ हमने हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करने लगे। दैट इज द ऑल्सो अ कॉज एंड फैक्टर फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो फिफ्थ रीजन है वो है इलिटरेसी। इलिटरेसी मतलब जब लोग एजुकेटेड ना हो, जब लोग इलिटरेट हो, तो उससे क्या होता है, वो फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। वो ये प्लान नहीं कर पाते हैं कि हमें कितने बच्चे करने चाहिए या क्या इनकी जो मैं बच्चे कर रहा हूँ इनके लिए मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं या नहीं है। आर यू अंडरस्टैंड? मैं यहाँ पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे कोई डिस्कशन नहीं चल रही है, मैं ओनली एजुकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू या साइंटिफिक व्यू से बात कर रहा हूं कि हमारा जो एक बाप है, एक माँ है, उनको सोचना चाहिए पहले, क्या मेरे पास इतनी रिसोर्सेज है, क्या मेरे पास इतना फूड है कि मैं जो जितने मैं बच्चे पैदा करने जा रहा हूं या जा रही हूं उनको मैं खिला सकूं या उनको मैं अच्छे से अच्छा लाइफ दे सकूं। इसके बाद आता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम इन दो वर्डों पे ही ध्यान दें, ग्लोब क्या होता है, अर्थ, वार्मिंग क्या होता है, हीट। सिंपल में ग्लोब मीन्स अर्थ, वार्मिंग मीन्स हीट। जब ग्लोब जो हमारा अर्थ है वो गर्म हो जाए, जो टेम्परेचर है वो गर्म होने लगे, बहुत हीट होने लगे, तो उसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या है, लॉन्ग टर्म हीटिंग। जो मैंने अभी आपको बोला, जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ का क्रस्ट है, जब वो लॉन्ग टर्म में उसकी जो हीट है वो इंक्रीज होने लगी तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सिंपल में जो हमारा ग्लोब है, जो हमारी अर्थ है, इसका टेम्परेचर जब कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म में बढ़ने लगे तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और कब से ये ऑब्जर्व किया गया, कब से इसको देखा गया, सिंस प्री इंडस्ट्रियल पीरियड। जब से जो हमारी इंडस्ट्रियल पीरियड आया, जब इंडस्ट्रीज लगने लगी दुनिया में, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका एक काज क्या है, इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ये कब से कहां तक देखा गया, 1815 से 1900 तक। जो हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो अर्थ का टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है हमें, इससे पहले नहीं था। क्योंकि हमने ऑब्जर्व भी इसी टाइम से, कब से किया था, 1850 से हमने ऑब्जर्व करने लगे, हम देखने लगे। जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने देखना स्टार्ट किया कि यार हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानों के ऐसे काम, इंसानों ने जो एक्टिविटीज की है, जो फोसल फ्यूल्स है, जो हमारे पेट्रोलियम है या गैस है, उनको जलाने लगे, वहां से धुआं निकलता है, वहां से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। सिंपल में अगर हम समझे, या इंक्रीज हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेज। हमने जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो भी, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज क्या करता है, वो हीट को ट्रैप करते हैं, उससे भी जो हमारे अर्थ है, जो हमारे एटमॉस्फेयर है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। और अगर हम 1880 से 2020 की बात करते हैं,
1880 से 2020 तक हमारे पूरे वर्ल्ड का पूरे ग्लोब का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है? 2 डिग्री सेल्सियस हमारे ग्लोबल टेम्परेचर में इंक्रीजनेस आई। और ये बहुत डेंजरस है हमारी अर्थ के लिए और हमारे लाइफ के लिए, क्योंकि जब हमारे जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, तो और जब ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे तो हमारे जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो जाएंगी, और जो समंदर के नज़दीक शहर हैं आप आहिस्ता आहिस्ता वो डूबने लगेंगे, किसके नीचे? पानी के नीचे, और जिससे हमारी जो पूरी अर्थ है ये ख़त्म हो जाएगी। और आपको बस यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि 1880 से 2020 तक हमारे जो पूरे ग्लोब है, पूरे अर्थ है, इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है? 2 डिग्री सेल्सियस। मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनता है, मगर मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हो, कितने भी डाउट्स हो, और आपको अच्छे से अच्छे मैं समझा सकूं और फुल कॉन्सेप्ट आपको समझा सकूं। इसलिए वीडियो लॉन्ग होता ही है, क्योंकि सब आपको इसी एक ही वीडियो में समझाना है। अब हम देखते हैं कुछ कॉजेज, क्यों हमारे जो अर्थ है, हमारे जो ज़मीन है, हमारी जो ये अर्थ है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, क्यों ग्लोबल वार्मिंग हुई, इसके कौन कौन से काज है? पहले है डिफॉरेस्टेशन। जो हमारे ये पेड़ है ये CO2 लेते हैं और वहाँ से क्या डिलीवर करते हैं? वहाँ से ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। इसलिए जो CO2 है, जब पेड़ हमने ख़त्म किए तो CO2 हमारे इस एटमॉस्फेयर में रह गया, जो एक हीट ट्रैपिंग गैस है। जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हीट को ट्रैप करता है, हीट को अपने आप में समा देता है, जिससे हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ। दूसरा है जो आज हम हर एक गाड़ी ला रहा है ना, यूज ऑफ व्हीकल्स, बहुत सारे जब व्हीकल्स हमने लाए, हमारे जो नए बहुत हर एक के पास अपनी गाड़ी है, कि इसीलिए जो हमारे डेवलप्ड नेशंस है जैसे पोलैंड या फिनलैंड, वहाँ पे बहुत हर एक के पास गाड़ी नहीं होती है, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री होता है। या जर्मनी में भी आपने देखा होगा, ताकि पोल्यूशन ना हो, क्योंकि व्हीकल से धुआं निकलता है जिससे पोल्यूशन होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तीसरा है हम जिसके बगैर आज हम जिंदा ही नहीं रह पाते हैं, जो हमारा तीसरा है दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से निकलते हैं? इनको हम बोलते हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे फ्रिज से निकलते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं, जो आज हर घर में है। फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, या फैन जो आपके कूलर्स होते हैं, उनसे भी हमारे CFCs निकलते हैं, जो ओजोन लेयर को ख़त्म करते हैं। जो ये CFCs होते हैं ये आपके ओजोन लेयर को ख़त्म करते हैं, उसमें होल करते हैं, जिससे जो हमारे सन से जो हीट आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस पे पहुंचती है? हमारे अर्थ पे, जिससे हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज हुआ। फोर्थ जो काज है, जो रीज़न है, दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जब नई नई इंडस्ट्रीज आने लगी, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हमने लगाई, उससे भी वहाँ से जो धुआं निकला, उससे भी हमारी जो अर्थ है इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। फिफ्थ जो काज है दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो मैंने अभी बोला कि जो ये तीनों टॉपिक्स हैं इनके बीच में कनेक्शंस हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पे जाके ये बैठ जाए कि जो ये तीनों टॉपिक्स है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, इनकी एक दूसरे के साथ कनेक्शंस है। मैं ये अच्छे से आपको समझाता हूँ। जो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जैसे जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, उनके लिए हम जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो उनके लिए हमें इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज। क्यों इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी? क्योंकि यार उनको गुड्स चाहिए, उनको जो नई नई जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ेंगी ज़रूरत। जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो उनको चीज़ बहुत ज़्यादा पड़ेगी ना ज़रूरत, इसलिए इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी। हमें बहुत से ज़्यादा फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। सिंपल मैं समझाता हूँ, अगर हमारे घर में 2 लोग हैं तो उनके लिए हम वो छोटा सा जो रेफ्रिजरेटर है ना वो भी ला सकते हैं ना, जो छोटा सा आता है वो सिंपल सा, उसको ला सकते हैं। मगर अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के लिए हमें बड़ा सा रेफ्रिजरेटर लाना पड़ेगा, बड़ा फ्रिज लाना पड़ेगा, जिससे भी क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है।
तीसरा व्हीकल, जब लोग ज़्यादा होंगे तो गाड़ियाँ ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। और जब लोग ज़्यादा होंगे तो उनके लिए घर भी बनाना पड़ेगा, जिससे हमें डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी, हमें पेड़ काटना पड़ेगा। सिंपल में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से ही जो ये सब रीजंस है, जो ये सब 1 2 3 4 जो 4 ये रीजंस हैं, काजेज हैं, ये कनेक्टेड हैं। ये है इंसानों की बात, मैन मेड काजेज। अब हम बात करते हैं नेचुरल काजेज। आखिर जो नेचर है हमारा, उसकी किस वजह से, उन नेचुरल कौन से ऐसे काज है जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। वॉल्केनोज, जो ज़मीन के नीचे से जब अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपने देखा होगा वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा डस्ट ऐश निकलता है जो हमारे इस हवा में फिर ऐड होता है, जिससे फिर हमारे अर्थ या हमारे जो ग्लोब है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और वहाँ से हीट भी बहुत ज़्यादा निकली होगी, अगर आपने देखा है यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप जा देखना कि वॉल्केनिक इरप्शन, वहाँ पे दिखेगा आपको कि वहाँ से कितनी हीट निकलती है। दूसरा है हमारा मेल्टिंग फेरामाफ्रोस्ट। मेल्टिंग फेरामाफ्रोस्ट है, ये हमारे अर्थ, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनके नीचे कुछ गैसेस होती है ट्रैप, जब हमारे ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं तो वो लेयर ख़त्म होती है और वो गैसेस है वो हमारे अर्थ, हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड होती है, जिससे भी क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग है होती है, ग्लोब के जो हमारा जो ग्लोब का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। तीसरा है हमारा फॉरेस्ट ब्लेजेज। फॉरेस्ट ब्लेज, आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे फॉरेस्ट में आग लग जाती है, खुद ब खुद आग लग जाती है, कहीं कहीं पे लग जाती है ना, जिससे भी क्या होता है, जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्योंकि पेड़ जब जलेंगे तो वहाँ से धुआं उठेगा, जब धुआं उठेगा तो वो एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा CO2 हमारे अर्थ, हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा और जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब हम बात करते हैं कुछ इफेक्ट्स की। असल में कि असर क्या पड़ता है, इफेक्ट्स क्या है हमारे ग्लोबल वार्मिंग के। अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई या हो रही है तो उससे हमारी जिंदगी पे या हमारी इस अर्थ पे क्या असर पड़ता है। पहला जो है राइज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है अर्थ का या हमारे ग्लोब का वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इसके बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट्स है हमारे अर्थ पे, जो मैंने अभी भी आपको बोला। पहला कि ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, जिससे सी लेवल इंक्रीज हो जाएगी। जब सी लेवल इंक्रीज हो जाएगी तो जो नज़दीक है हमारे समंदर के आबादियाँ तो वो डूब जाएगी, जिससे हमारी ह्यूमन लाइफ ही एक टाइम पे पूरी ख़त्म हो सकती है। दूसरी बात है कि हमारे जो क्रॉप्स है, हमारी जो खाने की चीज़ें हैं, उनके लिए भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। आपने सोचा है कभी कि मून पे, चांद पे क्यों नहीं खाना बनता है, चांद पे, या हम मार्स की बात करते हैं, मार्स पे क्यों नहीं पेड़ उगते हैं, मार्स पे क्यों नहीं हमारे फसलें उगती है? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर या तो कहीं पे बहुत कम है या तो बहुत ज़्यादा है। ना टेम्परेचर ज़्यादा होना अच्छी बात है, ना टेम्परेचर बहुत कम होना अच्छी बात है, इसलिए टेम्परेचर को मॉडरेट रहना ठीक है। जो हमारी दूसरा इफेक्ट है दैट इज थ्रेट्स टू द इकोसिस्टम। जो हमारा इकोसिस्टम है, हमारे इंसान है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, इनको बहुत ज़्यादा थ्रेट है, हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। किसकी वजह से? हमारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी तो हमारे जो बहुत सारे पेड़ हैं जो इस टेम्परेचर में अभी स्टेबल है, जिंदा है, वो फिर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारे इकोसिस्टम है उसको असर पड़ेगा। तीसरा है स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिजीजेस फैल जाएगी, बीमारियां फैल जाएगी, जिससे नए नए वायरसेस हैं वो हमारे वो ईजाद पाएंगे, वो आ जाएंगे हमारी इस ज़िंदगी में, जिससे हम एक टाइम पे आपने अभी अभी देखा होगा कोविड-19 कितना एक ऐसा लगा था एक टाइम पे कि पूरे दुनिया को ख़त्म करेगा, मगर फिर हमने उसको कंट्रोल पाया। ऐसे ऐसे नए नए वायरसेस हमारे स्प्रेड हो रहे हैं, नए नए डिजीजेस
स्प्रेड हो जाएंगे, किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जो चौथा है दैट इज क्लाइमेट चेंज, जो मैंने अभी आपको बोला, जो ग्लोबल वार्मिंग हमारा जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, इनके साथ एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। क्लाइमेट में चेंज आएंगे। आपने देखा होगा कि हमारे जो विंटर्स है कश्मीर में, अगर आपने देखा होगा विंटर्स में बर्फ जल्दी नहीं गिरती है। अब लेट सीजनल डिफरेंस हुई कि बर्फ जो जैसे पहले गिरती थी टाइम पे बर्फ गिरती थी, अब वो टाइम पे नहीं गिरती है। अब जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज एनॉर्मसली होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो मार्च अप्रैल में भी बर्फ गिरती है। ये किसकी वजह से हुआ? हमारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जो फिफ्थ है दैट इज लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, जो हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है वो भी ख़त्म हुआ, किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ग्लोबल वार्मिंग किन की वजह से है? वो है हम राक्षसों की वजह से, वो है हम ह्यूमन्स की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है, बहुत ज़्यादा इंसान। अब हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। अभी मैंने आपको समझाया, पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फिर समझाया ग्लोबल वार्मिंग। अब हम समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज सिंपल में होता है जब लॉन्ग टर्म में क्या हो, शिफ्ट हो किसमें? टेम्परेचर्स एंड वेदर के पैटर्न जो है वो उनमें चेंज आए। जैसे मार्च में बर्फ़ गिरना, या जो विंटर है जो जिसमें बर्फ़ गिरती थी पहले, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना, उसको भी हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। सिंपल में क्लाइमेट चेंज हमको इसको बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब जो हमारे जो वेदर के पैटर्न्स है ना, जैसे हम विंटर में कश्मीर में बर्फ़ गिरती है, अगर विंटर में टेम्परेचर इंक्रीज हो, धूप हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जो क्लाइमेट है उसमें चेंज हुई। और ये किसकी वजह से होती है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जो ये शिफ्ट्स है ये कब से देखने को मिल रहे हैं? हमारे 1800 सेंचुरी से। 1800 सेंचुरी से हमें क्या देखने मिल रहे हैं? हमारे जो ग्लोब है, हमारे जो ग्लोब का क्लाइमेट है, इसमें शिफ्ट देखने को मिल रहे हैं। एनॉर्मसली बर्फ़ गिर रही है कश्मीर में, जैसे पहले गिरती थी विंटर में, अब मार्च अप्रैल में गिरने लगी हैं, इसको भी हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। ये किसकी वजह से हुई? ऑब्वियसली इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से। इंसानों ने ऐसे एक्टिविटीज़ की, ऐसे काम किए, जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट चेंज हुआ। क्योंकि क्लाइमेट चेंज में कौन है पहले शामिल? मेन ड्राइवर्स कौन है? इंसानी फॉसल फ्यूल्स करते हैं, इंसानी पोल्यूशन करते हैं, इंसान ही रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ करते हैं, इंसानी गाड़ियों का यूज़ करते हैं, जिससे हमारे जो ग्लोब का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। जब ग्लोबल वार्मिंग हुई, उसी से फिर क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट में चेंजेस आई। और जो मैंने अभी भी आपको बोला, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, जो मैंने अभी आपको समझाया, मुझे नहीं लगता है कि अब और आपको समझाने की ज़रूरत है। कोल, ऑयल, गैस, इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बहुत ज़्यादा जलाया, जिससे टेम्परेचर में इंक्रीज़ हुआ। जब टेम्परेचर में इंक्रीज़ हुआ तो उससे क्लाइमेट में चेंजेस आई। और जो ये हमारे फॉसल फ्यूल्स हैं, ये हीट ट्रैपिंग गैसेस हैं, जो मैंने आपको अभी भी बोला था कि ये हीट को ट्रैप करते हैं। लास्ट में समझते हैं कि भाई जो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ग्लोबल वार्मिंग है एंड क्लाइमेट चेंज है, ये एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टिंग है। मैं आपको सिंपल से सिंपल एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ आएगा। जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है हमारा पहला, जब लोग बहुत ज़्यादा होंगे तो वो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलाएंगे, वो बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करेंगे, गाड़ियों में ऑयल ही यूज़ होता ना, या वो बहुत ज़्यादा ट्री काटेंगे, पेड़ काटेंगे, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हमें लगानी पड़ेगी। जिससे क्या होगा, जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो जब बहुत ज़्यादा ट्री काटे जाएंगे, बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्रीज लग जाएंगी, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी, उससे ग्लोबल वार्मिंग
हो जाएंगी। टेम्परेचर जो हमारे अर्थ का है उसमें इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर में इंक्रीज होगा तो उससे फिर क्लाइमेट में चेंज आएंगी। जैसे मैंने अभी भी आपको बोला कि कश्मीर में अब आपने देखा होगा कि बहुत टाइम से बर्फ़ ही नहीं गिर रही थी। इट इज़ ऑल्सो ए कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये किसका काज है? ग्लोबल वार्मिंग का, जो हम इंसानों ने खुद ही किया। मुझे लगता है कि ये एनफ है इन टॉपिक्स के लिए। मिलते हैं और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज़।